किसी भी देश का डेवलपमेंट का आखिरकार नापा कैसे जाता है? किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है उसको नापने का सबसे आसान तरीका जो है वो है जीडीपी, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है, सिंपल भाषा में आपको समझाया जाए तो ये है कि जैसे कि आपके पास कोई जमीन का एक टुकड़ा है और उस पे आप कोई चीज उगाते हैं और उससे जो आप कमा रहे हैं वो आपका जीडीपी हुआ। अब उसी जमीन का टुकड़ा को पूरा देश का टुकड़ा, पूरा एक देश मान लीजिए, इंडिया देश, भारत देश। अब यहाँ पर कई सारी कंपनियां हैं, तो अब उदाहरण के तौर पे 2 कंपनियां लीजिए, जैसे एक हो गया टाटा, एक हो गया आपका रिलायंस। अब टाटा कंपनी पूरे साल भर में 100 रुपया कमाया और रिलायंस कंपनी कमाया 150 रुपया, तो टोटल इंडिया का जीडीपी कितना हुआ? इंडिया का जीडीपी हुआ 250 रुपया। अब आप बोलिएगा कोई फलानवा कंपनी जो है वो रिलायंस जो है वो तो आपका यहाँ भी है, फॉरेन में भी है, और टाटा कंपनी भी फॉरेन में है, वहां भी कमा रहा है, तो वहां पर जो कमा रहा है उसका पैसा यहाँ नहीं जुड़ेगा। ठीक उसी तरह आप जो है या फिर कोई फलानवा आदमी अगर वो विदेश में जाकर के कमा रहा है और वो भले ही 10 रुपया या 50 रुपया या 1000 रुपया कमा रहा हो, तो वो उसको जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं। तो ये एक बात आप समझ गए, जो उस जमीन में, उस देश में के अंदर ही, चाहे वो इंडिया का कंपनी हो चाहे वो विदेशी कंपनी हो, अगर वो प्रोडक्ट कर रहा है, कमाई कर रहा है और इंडिया को पैसा दे रहा है और इंडिया उससे कमाई कर रहा है, तो उसका जो कमाई जो हुआ वो हुआ जीडीपी हुआ, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है जीडीपी का, और डेवलपमेंट किस ढंग से होने वाला है। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं एमके, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन फैक्टर पर। हम उन चीजों पे बात करते हैं जिसमें कोई बात नहीं करना। आज हम लोग बात करने वाले हैं आखिरकार इंडिया का जो जीडीपी था वो इतिहास में कैसा रहा है, और इंडिया का जीडीपी आज के वक्त में कैसा है और फ्यूचर में कैसा रहेगा। अगर हम पास्ट का बात करते हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि इंडिया में सिविलाइजेशन बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया था, जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉरेन जगह से ट्रेडिंग करने लगा था। इतने ही नहीं, उस ट्रेडिंग की वजह से काफी इंडिया में धन जमा हो रहा था, लेकिन जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ तो उसके बाद से इंडिया का जीडीपी लगातार घटते गया, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई उत्पाद नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई बड़ा एम्पायर नहीं था। फिर उसके बाद सबसे बड़ा एम्पायर जो आया था वो था मौर्य एम्पायर। जब मौर्य एम्पायर आया तब सिर्फ और सिर्फ जो साउथ का जो इंडिया है उसको छोड़ करके पूरे इंडिया में मौर्य का कब्जा था, और उसके बाद से इंडिया का फिर से जो है जीडीपी काफी हाई हो चुका था। मौर्य के बाद कई और एम्पायर आए, जैसे कि चोलास, पांड्यास, गुप्तास, ये सब भी एम्पायर आए, और ये सब ने मिलके इंडिया का जीडीपी में बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया। उस समय इंडिया जो है सोने के सिक्के तक का भी उपयोग कर रहे थे एज अ करेंसी के रूप में। आप खुद सोच सकते हैं, जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सिक्के का उपयोग हो रहा था एज अ क्ले मनी, उसी तरह यहाँ पर भी अब सोने के सिक्के तक भी हम लोग यूज करने लगे थे। तो इंडिया काफी फास्ट ग्रो कर रहा था, क्योंकि वो पूरा दुनिया के साथ ट्रेडिंग कर रहा था। फिर उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत आया, तब जब दिल्ली सल्तनत का दौर आया तब इंडिया 2 भाग में बटा हुआ था। पहला तो दिल्ली सल्तनत और दूसरा विजयनगर साउथ की तरफ। तो ये दोनों मिल करके इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, क्योंकि साउथ की तरफ जो है ट्रेडिंग जो है वो समुद्र के रास्ते हो रहा था, और नॉर्थ की तरफ जो है ट्रेडिंग जो है वो रोड के माध्यम से हो रहा था। और जो रोड रूट था वो इंडिया का पूरा फैला हुआ था, जिसको सिल्क रूट भी कहते हैं। आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा, जो सिल्क रूट था वो उसके जरिए से इंडिया ट्रेडिंग किया करता था, और जिसके वजह से इंडिया का जीडीपी काफी अच्छा था। और यही एक वजह था जहां पर बाहर के जो लोग थे वो इंडिया में बार बार आक्रमण कर रहे थे, और तो और इंडिया को जितना चाह रहे थे, और यहाँ से कई सारे जो धन दौलत जो है लेके भी गए, क्योंकि इंडिया का मार्केट काफी बड़ा हो चुका था, और तो और यहाँ पर पैसे की कमी नहीं थी। दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद ही तुरंत भर में जब बाबर आया
और वो अपना मुगल जो राज्य स्थापित किया, उसके बाद से ही इंडिया का काफी ज्यादा डेवलपमेंट में ग्रोथ होने लगा। क्योंकि नॉर्थ टू साउथ पूरा का पूरा इंडिया में एक ही बादशाह का हुकूमत चलता था और एक ही एम्पायर था, वो था मुगल एम्पायर। जिसकी वजह से हर जगह जो है वो वहाँ पर ट्रेडिंग का प्लानिंग हो गया या ट्रेडिंग का न्यू आइडिया हो गया, ये एक आदमी डिसीजन ले सकता था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। ये दौर उस वक्त का है जब इंडिया का जो जीडीपी है लगभग दुनिया का 1/4 हो चुका था। जी हाँ, 1/4, और लगभग 24.9%, मतलब कि लगभग 25% के आसपास था। आप खुद सोच सकते हैं, 25% वर्ल्ड का, 25% इंडिया का जीडीपी था। आप लोग को एक डाटा बता देता हूँ। 1700 में लगभग इंडिया का जो है जीडीपी वो 24.9% था पूरा वर्ल्ड का, और तो और 1750 में ये बढ़कर 25% हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेज इस धरती पे आए और अंग्रेज अपना हुकूमत चलाना शुरू किए, अंग्रेज यहाँ पर रहने नहीं आए थे, यहाँ बसने नहीं आए थे। वो यहाँ का मिनरल सोर्सेस और सोना जितना संपत्ति था सब का सब को वो इंग्लैंड ले जाना चाह रहे थे, जिसके वजह से इंडिया का खजाना धीरे धीरे घटने लगा। और 1900 के आते आते इंडिया का जो जीडीपी है मात्र 2% रह गया था। आप खुद सोच सकते हैं ब्रिटिश ने इंडिया को कितना लूटा है। मुगल यहाँ आए तो थे, आए थे बाहर से, लेकिन वो यहीं आके बस गए, जिसकी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर डेवलपमेंट किया और तो और यहाँ का जीडीपी जो है वो ग्रोथ हुआ था। और उस समय में इंडिया सोने की चिड़िया बन चुका था, और तो और पूरा इंडिया का 1/4 था ये जीडीपी। लेकिन ब्रिटिश यहाँ पर रहने के लिए नहीं आए थे, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ खजाना और जो है रॉ मटेरियल्स को लेकर के यहाँ से बेच करके जितना संपत्ति था, जितना धन था, सारा का सारा वो ब्रिटिश ले जा रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया का जो जीडीपी था वो मात्र 2% था। आज जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ा तब 1947 में मात्र इंडिया के पास 1.24% ही मात्र रह गया था जीडीपी। आप खुद सोच सकते हैं ब्रिटिश ने कितना लूटा इंडिया को, लेकिन इंडिया हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही इंडिया आजाद हुआ वो अपना जीडीपी पे काम करना शुरू किया, और तो और 1950 में इंडियन करेंसी जो था, 1 रुपया जो था, वो लगभग 4.5 मतलब $4.5 के आसपास था। मतलब 1 रुपया इंडिया का $4.5 था। आप खुद सोच सकते हैं इंडिया का करेंसी कितना मजबूत था उस वक्त भी। जब भारत देश आजाद हुआ था तो इंडिया का मैक्सिमम जो जीडीपी था वो एग्रीकल्चर बेस्ड था, और एग्रीकल्चर पे पूरा डिपेंड था, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इंडिया जो है वो अपना जो है एग्रीकल्चर से वो मूव ऑन करते गया, और तो और प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट पे ज़्यादा फोकस किया और इंडस्ट्रीज इस सब पे ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से आज की डेट में इंडिया का जो है जीडीपी जो है वो इंडस्ट्री इस सब पे डिपेंड ज़्यादा करता है, एग्रीकल्चर पे भी करता है। लेकिन देश आज़ाद हुआ था उससे कम। जहाँ पर इंडिया का जीडीपी जो है लगातार बढ़ते जा रहा था, ठीक उसी वक्त ही जब 1960 और 62 में जब पाकिस्तान और इंडिया का पहला युद्ध हुआ, उसके बाद से इंडिया का फिर से जीडीपी गिरने लगा। क्योंकि आपको ही पता है युद्ध में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, जिस वजह से इंडिया का जीडीपी फिर से गिरने लगा। और वो दौर था जब 60 से लेकर के 70 तक इंडिया का जीडीपी लगातार गिरते रहा। लेकिन फिर से जब इंदिरा गांधी आई और उसने बैंकों को कैपिटलाइज किया, और तो और उसने डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारा काम स्टार्ट किया। हाँ, इमरजेंसी भी उसने काफी जो था उस वक्त का, जिसके वजह से वो ज्यादा हैम्पर किया और जीडीपी उस वक्त भी बहुत ज्यादा गिरा था। लेकिन उसके बाद भी जो है काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। एक आंकड़ा के अनुसार 1975 में 33% जो है वो जीडीपी ग्रोथ था। फिर उसके बाद जो है 1980 के आसपास जो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ था लगभग 145% था। 145% इंडिया का जीडीपी ग्रोथ था, बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से इंडिया जो है टॉप 10 जो है ग्रोइंग डेवलपमेंट कंट्री में आ गया था। लेकिन 1980 और 1990 के बीच में फिर एक ऐसा दौर आया जब इंडिया का जीडीपी लगातार गिरने लगा। कभी 4%, कभी 2% लगातार ऐसे ही गिरते जा रहा था। लेकिन 1990 के बाद जब मनमोहन सिंह जो हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे भूतकाल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक जो है जब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब उन्होंने किया,
तब जाकर के इंडिया का जो कैपिटल था वो काफ़ी ज़्यादा बूम हुआ, काफ़ी ज़्यादा उसमें तेज़ी आई, जिसकी वजह से इंडिया का जो जीडीपी है फिर से बढ़ने लगा। हाँ, इसका कीमत तो ये चुकाना पड़ा कि इंडिया का जो रुपीज़ है वो डॉलर से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था, लेकिन इंडिया का जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और तो और रातों रात जो है इंडिया का जो ज़मीन जो है उसका भी वैल्यू बढ़ने लगा, क्योंकि पहले जो है इंडिया का जो ज़मीन जो था उसका वैल्यू काफ़ी कम था और वो बढ़ भी नहीं रहा था। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे 2010-2011 के दौरान में ही उन्हीं के कार्यकाल में इंडिया सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है अपना जीडीपी टच किया, जो था लगभग 11% के, मतलब 10.78% था, लगभग 11%। तो इतना ज़्यादा वो जीडीपी ग्रोथ कर चुका था। और तो और जब एक स्टेबल जो गवर्नमेंट होता है, जब मोदी जी का गवर्नमेंट आया, स्टेबल गवर्नमेंट, फिर से जो जीडीपी था वो ज़्यादा बूम किया। और तो और हमारा जो डेवलपमेंट का जो रफ्तार था काफ़ी ज़्यादा तेज होने लगा। लेकिन आपको भी पता है ये कोरोना जो है सबको ले डूबा है, पूरे दुनिया को ले डूबा है। और यही कोरोना के वजह से, आज लॉकडाउन करने का मजबूरन के वजह से पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रीज था, पूरा का पूरा जो वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा ठप पड़ गया और तो और वो बंद हो चुका था, जिसकी वजह से इंडिया का जो ग्रोथ था वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर किया, जिसकी वजह से 2019 और 20 में इंडिया का जीडीपी गिरा, फिर 20-21 में इतना गिर गया, लगभग 7.25% गिर चुका था, -7.25 आ चुका था इंडिया का जीडीपी। और आप खुद सोच सकते हैं कि ना ये कितना ज़्यादा भयानक था। और आज के डेट में इंडिया फिर से इसको रिकवर कर रहा है और तो रिकवर करने के बाद भी वैक्सीन भी दे रहा है, लेकिन इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ था वो स्लो हो चुका है। और ये बात हकीकत है कि इंडिया का जीडीपी आज के डेट में कोरोना काल की वजह से काफ़ी ज़्यादा गिरा है और काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। लेकिन इंडिया एक एनर्जेटिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर जो है मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और मिडिल क्लास ज़्यादा है तो इन लोग जो है अपना डिज़ायर, अपना नीड्स को पूरा करेंगे ही करेंगे, जिसकी वजह से फिर से इंडिया का जो है जीडीपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को खरीदते हैं, उगाते हैं और कोई उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है कंट्रीब्यूट करता है इंडियन जीडीपी पे और उसका ग्रोथ पर, जिसकी वजह से इंडिया का जीडीपी फिर से बढ़ जाएगा इन फ्यूचर। क्योंकि इंडिया का जो है सबसे बड़ा जो है एडवांटेज जो है वो है इसका पॉपुलेशन और इसका मिडिल क्लास और इसका यूथ, जो जिसको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। इसका जो नीड्स होता है, इसका जो ये है डिजायर है, ये फुलफिल कभी नहीं होता है, जिसकी वजह से इंडिया का जो है जीडीपी हमेशा बढ़ते रहेगा। ये तो हुआ इंडिया का फ्यूचर। और ये फैक्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके सेक्शन में जरूर बताएं, और कुछ हमसे मिस हो गया हो तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नए यूजर्स हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसे मजेदार वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।